हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। टॉपिक का नाम क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपन ने जो गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा था ना, वो की हुई है। कैसे? यदि किसी निकाय में n आवेश उपस्थित है, यदि किसी निकाय में n आवेश उपस्थित हो तो उस निकाय पर लगने वाला कुल बल उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन भी किया था, पहले ध्यान करो गुरुत्वाकर्षण में, याद नहीं आता भी देख लो। यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक आवेश है Q0, यहाँ पर कई सारे आवेश है। माना ये Q1 है, यहाँ मैंने मान लिया Q2 है और यहाँ मैंने मान लिया Qn है। इस तरीके से हमने बहुत सारे आवेश लिए, Q0, Q1, Q2, Qn। और क्या कहा, इस Q0 ने इन तीनों पर फोर्स लगाया। इस तरीके से Q0 ने इन तीनों पर फोर्स लगाया, तो इधर लगने वाला बल क्या हो गया? F1 वेक्टर। इधर लगने वाला बल क्या हो गया? F2 वेक्टर। इधर लगने वाला बल क्या हो गया? Fn वेक्टर। तो हम क्या कहते हैं कि Q0 पर लगने वाला कुल फोर्स या Q0 के द्वारा लगाया जाने वाला कुल फोर्स क्या होगा? इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ये किसका नियम है? ये नियम है आपका कूलाम का नियम। ये किसका नियम हो गया? कूलाम का नियम हो गया। नियम समझ में आ गया? यदि किसी वस्तु पर n बल लग रहे हैं तो उस वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, हाँ, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा F01 वेक्टर बराबर कितना होगा, तो आपने कह दिया K Q0 Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां लिख दिया R1 का कैप प्लस, छोड़ो, इधर लिख दिया हमने F02 बराबर कितना होगा, तो आपने कह दिया K Q0 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, और यहां लिख दिया R2 का कैप। ऐसे मैंने क्या निकाल दिया, F0 n वेक्टर बराबर कितना, तो आपने कह दिया K Q0 Qn डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर और R2 का कैप। इन सबको हम जब जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है? नेट फोर्स निकल के आता है। और इस नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? इसमें देखो K Q0 Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस K Q0 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट चलेगा K Q0 Qn अपॉन Rn का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और आगे तो क्या आएगा? F नेट बराबर K कॉमन, Q1 कॉमन, K कॉमन, सॉरी Q0 कॉमन, बचेगा क्या? Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। एक चीज लगाओ यहाँ पे, R1 कैप, R2 कैप और Rn कैप। तो Q1 अपॉन R1 R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 कैप। इस तरीके से चलता रहेगा। इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आता है? F नेट वेक्टर बराबर K Q0। ये तो आ गया अंदर और भी आ गया बच्चा। इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n Q ऑफ I RI का स्क्वायर और R I कैप। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है, हमने आपको गुरुत्वाकर्षण में बता रखी है सारी चीजें, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, वापस देख लो क्या कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर n बल लग रहे हैं तो उस वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। इसका हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल के रख दिया। हालांकि तुम नहीं भी निकालोगे यहाँ पे तो इस सूत्र का नाम नहीं आ रहा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जरूर रहना चाहिए आपके पास। मान लो एक आवेश Q0 है, उस पर Q1 Q2 Q3 और Qn आवेशों द्वारा क्या लगाए जा रहे हैं? बल लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो Q0 पर लगने वाला बल होगा या फिर Q0 के द्वारा लगाया गया बल होगा, उन सही बलों के क्या होगा? सदिश योग के बराबर होना चाहिए। जैसे F नेट बराबर कितना हो गया? F01 प्लस F02 प्लस
F03 है ना, F01 K Q नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, F02 K Q नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, K F0n निकाला अपन ने तो K Q नॉट Q1 अपॉन Rn का स्क्वायर Rn कैप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबका टोटल सम करना है, एफ नेट निकालना है, कितना आएगा सबको जोड़ दो, सबको जोड़ो तो हमने क्या देखा के क्यू नॉट तो कॉमन आ रहा है और इसको हमने इधर लिख दिया और इसको हम इस समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो के क्यू नॉट तो बाहर आ गया 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा तो हमने लिख दिया यहाँ पे आई, साइकिल चलाई कहां से कहां तक i 1 to n तक, जब 1 लिया तो ये वाली स्टेप प्लस इस समेशन मतलब होता है प्लस, फिर 2 लिया तो दूसरी स्टेप, इस तरीके से कहानी इसकी चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन यदि आपको आ जाते हैं तो इस चैप्टर का 50% क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, और वो भी कौन सा वाला, न्यूमेरिकल वाला, है ना। तो इसलिए इस चैप्टर से क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आप देखने की कोशिश करो। मैं आपको यहाँ पे लगभग सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपकी बुक में है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कहीं भी पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मैं आपसे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक पहला क्वेश्चन में क्या किया, एक ट्राइंगल लिया, क्या लिया, ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल की खास बात क्या है, ये ट्राइंगल आपका इस तरीके से है, इनकी साइड तीनों की क्या है, सेम है। ठीक है, साइड क्या है तीनों की, सेम। ठीक है ना, और हमने क्या कहा कि इनकी वर्टेक्स पर 3 चार्ज रखे हुए हैं और इन तीनों चार्जों की प्रॉपर्टी मैंने क्या कर दी, सेम, है ना। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, दो तीनों चार्ज हमने कौन सी प्रकृति के ले लिए, पॉजिटिव नेचर के ले लिए। अब आपसे पूछा कि किसी एक आवेश पर, जैसे मैंने क्या कहा, इसको नाम दे दिया पॉइंट ए, इसको नाम दे दिया पॉइंट बी, और इसको नाम दे दिया पॉइंट सी, इसको बोल दिया पॉइंट ए, इसको बोल दिया पॉइंट बी, और इसको बोल दिया पॉइंट सी। अब आपसे कहा कि बिंदु सी पर, कहां पर, बिंदु सी पर, कहां पर, बिंदु सी पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए, बिंदु सी पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। अब देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना आपको समझनी है, या आपको 11वीं की आनी चाहिए, वो होता है वेक्टर सम। सब सवालों में जो इंपॉर्टेंट ट्रिक बोल लो या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां छिपा रहता है ना उसके अंदर, वो क्या है, वेक्टर सम। जैसे कि देखो बिंदु सी पर दिख गया तुम्हें, ये है पर, लगने वाले परिणामी बलों की गणना कीजिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि बिंदु सी पर कितने फोर्स लग सकेंगे, हम बोलेंगे बिंदु सी पर एक तो A1 लगाएगा, एक की डायरेक्शन किधर होगी, जब बल लगाएगा इधर होगी। ठीक है, तो एक तो बल लगाया किसने, इस पर A ने लगाया, समझ आया बात। और एक बल कौन लगाएगा, इस पर B लगाएगा, कौन लगाएगा, B किस पे लगाएगा, C, कौन सा रखेगा, C किधर से रखेगा, इधर की तरफ से रखेगा। भाई जिस पर बल लगता है हमेशा वो सा रखता है, और किधर से रखता है वो डिपेंड करता है कि हमारा चार्ज कैसा है। दोनों चार्ज कौन सी प्रकृति के, यहाँ पर सेम प्रकृति के हैं, है ना, पॉजिटिव इन नेचर है, तो इनमें क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है। क्या होने वाला है, रिपल्शन होने की वजह से बी ने सी पर फोर्स लगाया, तो सी किसका, किधर की तरफ, नीचे की तरफ। अब हम कह रहे हैं कि इसने भी एक फोर्स बनाया है यहाँ पे, वो फोर्स क्या हुआ, एफ बी। अब हमें नेट फोर्स मिल जाएगा, नेट फोर्स कितना होगा, सी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हुआ, सी पर लगने वाला नेट फोर्स हुआ एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर। बात समझ में आई। अब ये वेक्टर सम है ना, इसको हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी तो लिख सकते थे ना। जब हम इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखते तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते, मैग्नीट्यूड का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी cos थीटा। ठीक है, अब हमारा टारगेट इनको फाइंड आउट करना रहेगा, इसको सॉल्व करना रहेगा। तो हम कहते हैं कि भाई ये ट्राइंगल है, उसमें ये एंगल कितने का, 60 का, और ये एंगल भी कितने का, 60 का। यहाँ थीटा क्या होता है, दो सदिशों के बीच का कोण होता है। तो 60 डिग्री समझ में आ गया तुम्हें क्या आने वाला है इसमें,
थीटा का मान क्या आएगा 60 डिग्री। अब हमें एफ ए और एफ बी का मान निकालना है, तो बताओ एफ ए का मान कितना। एफ ए के लिए आप क्या कहोगे, के क्यू अपॉन ए का स्क्वायर, यही बोलोगे। केवल वेक्टर की बात कर रहा हूं यहाँ पे, परिमाण की, क्योंकि हम परिमाण निकाल रहे हैं यहाँ पे। फिर एफ बी वेक्टर का परिमाण बताओ क्या आएगा। आप बोलोगे सर ऐसे ऐसे लिख दो, क्यों, के की जगह के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इस समय एक चीज पता लगी यहाँ पे कि एफ ए और एफ बी परिमाण में तो बराबर है। इससे क्या पता लगा, एफ ए बराबर एफ बी है। माना कि किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर हो गया। तो एफ नेट, एफ परिणामी का परिमाण कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60। यही हुआ ना, देख लो आराम से। सिक्सटी एंगल समझ में आया कैसे है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो कितना आया, अंडर रूट ऑफ 3f, और f के रख दिया, उठा लिया यहाँ पर वैल्यू, तो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये तो निकल गया क्या, एफ नेट का परिमाण। क्या निकला ये, परिमाण। अब हमें दिशा और चाहिए, तो दिशा हमेशा ध्यान रखो। देखो एफ ए वेक्टर इधर है, एफ बी वेक्टर इधर है, तो ये दोनों की दिशा कहां से जाएगा, एफ नेट ऐसे जाएगा कहीं। एफ नेट क्या हुआ, हम दिशा में क्या बोलेंगे कि परिणामी बल की दिशा एफ ए वेक्टर से 30 डिग्री के कोण पे, या फिर एफ बी वेक्टर से 30 डिग्री के कोण पे। जब देखो दो बल बराबर होते हैं और बीच में कोई एंगल दिया होता है, तो परिणामी बल इन दोनों बलों से प्राप्त एंगल, इन दोनों बलों के बीच में बनने वाले एंगल से जस्ट आधे वाले एंगल पे बनता है ना। तो 60 का आधा कितना हो गया, 30 डिग्री। तो कितने पे बन जाएगा यहाँ से भाई, 30 डिग्री पे बन जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, सोता हो। ठीक है, वापस सुन लो। भले एक ट्रायंगल लिया, साइड ली तीनों की, ठीक है। हमने कहा कि इस बिंदु सी पर परिणामी बल आपको निकालना है। परिणामी बल निकालने के लिए आपने एफ ए वेक्टर एफ बी वेक्टर लगा दिया, एफ नेट निकाला, जोड़ दिया दोनों को, देखा दोनों सेम है, जोड़ना आसान हो गया, सॉल्व कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, वेक्टर सम आपको आना चाहिए। सारे सवालों में एक ही इंपॉर्टेंट चीज लग रही है यहाँ पे, वो क्या, वेक्टर सम आपको आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आपको और आएंगे सवाल अच्छे खासे। बस वेक्टर सम की प्रैक्टिस थोड़ी सी घर जाके आज कर लेना, या घर पर ही हो, आजकल तो कोरोना वायरस की वजह से तो थोड़ा सा और अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब की बार मैंने क्या कहा कि आपके पास एक, चलो अब की बार हम लेते हैं एक स्क्वायर है आपके पास। क्या है, एक स्क्वायर। यहां पे रखा पॉजिटिव चार्ज Q, यहां रखा पॉजिटिव चार्ज Q, यहां रखा पॉजिटिव चार्ज Q, और यहां रखा पॉजिटिव चार्ज Q। आपसे पूछा क्या, माना कि इसकी साइड आपको दे रखी है 5, अभी सॉरी डेरिवेशन से मान लेते हैं, a सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, a सेंटीमीटर। आपसे कहा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ भाई पॉइंट C पर, क्या पूछा, पॉइंट C पर, पॉइंट C पर, कहां पर, C पर F परिणामी क्या होगा। पॉइंट C पर F परिणामी क्या होगा आपको ही बताना है। तो बस आप क्या कहोगे, यहां निकालना है। तो देखो इस पर किस किस की वजह से बल लगेगा, यहां देखो एक तो लगेगा B की वजह से बल, उसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, इधर जाएगी। देख क्या, एक लगेगा D की वजह से बल, इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी,
इधर जाएगी। अच्छा, एफ बी और एफ डी की वजह से बल ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो इन दोनों की परिणामी डायरेक्शन किधर जाएगी, इधर जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? ये किस किस की परिणामी डायरेक्शन हो गई, एफ बी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर, और एक एफ ए वेक्टर यहां से और लगने वाला है, इसके ऊपर लगने वाला है ना, तो यही डायरेक्शन किसकी हो गई, एफ ए वेक्टर की भी हो गई, ठीक है। तो एफ नेट कौन कौन सा होगा इस पे, एफ नेट होगा इस पे, एक तो एफ ए वेक्टर लगाएगा, कौन लगाएगा, एफ ए वेक्टर लगाएगा, और बाकी के एफ बी वेक्टर और एफ डी वेक्टर की वजह से भी इस पे बल लगेगा। तो टोटल फोर्स हो गया एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफ बी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर निकाल लेते हैं, कितना आएगा, और जो आएगा उसको हम एफ ए वेक्टर के साथ जोड़ देंगे। तो एफ बी वेक्टर निकालो पहले, तो क्या है, एफ बी वेक्टर की वैल्यू बोलो कितनी होगी, एफ बी वेक्टर मतलब बी ने सी पर फोर्स लगाया, कितना लगाया, के की जगह के, 4 से मैं तो क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस रख दी ए स्क्वायर, एफ ए वेक्टर कितना हुआ, डी वेक्टर कितना हुआ, एफ डी वेक्टर हुआ तुम्हारा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों का वेक्टर हम निकालेंगे, एफ बी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर करना पड़ेगा, और फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ एफ बी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर प्लस 2 एफ डी कॉस 90 डिग्री, ये टर्म्स क्या हो गई आपकी 0, तो ये हो गया √2f, क्यों, क्योंकि एफ बी और एफ डी यहां पर क्या है, बराबर है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया, ये तो कौन सा हुआ, एफ बी और एफ डी का, और एफ ए भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एफ परिणामी कितना हो गया, एफ परिणामी का मान कितना आ गया, एफ ए तो है ही इस डायरेक्शन में, एफ ए तो आपका इस डायरेक्शन में है ये, प्लस √2f और हो गया, एफ ए प्लस √2f हो गया, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं एफ ए की वैल्यू, अब किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, एफ ऑफ ए की वैल्यू, बताओ एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ ए की वैल्यू आने वाली है के की जगह के, क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर अपॉन क्या, इन दोनों के बीच की दूरी, ये वर्ग है ना, ये वर्ग है, तो हमें क्या पता है कि वर्ग में दो डायगोनल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो होती है a√2, कितनी होती है, a√2, देखें क्या, ये a है, ये a है, तो ये a√2 हो गई ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, a√2 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करा अपन ने, तो ये आया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जोड़ दो, कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस उधर कितना आया था √2, और f की वैल्यू क्या थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसको हल करा हमने, तो क्या देखा, के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये तो आया कॉमन, और ये आया 1/2 प्लस 1/√2, ये आपका आ गया एफ नेट वेक्टर का परिमाण, ठीक है। अब आपसे पूछे कि इसकी दिशा बताओ, तो दिशा बता दो, क्या कह दोगे, एफ डी से 45 डिग्री पे, या फिर एफ ए की डायरेक्शन में, या फिर एफ बी से 45 डिग्री पे, ठीक है। वापस सुनो क्वेश्चन को, एक स्क्वायर हमने लिया था, उस स्क्वायर में साइड को माना था a सेंटीमीटर, और इसके चारों वर्टेक्स पर हमने क्या रख दिया था, वर्टेक्स होता है शीर्षों पर, चारों शीर्षों पर हमने क्या रख दिया था, 4 आवेश रख दिए थे, और क्या कहा था कि बताओ बिंदु सी पर परिणामी f कितना होगा। तो परिणामी f निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस सी पर कौन कौन फोर्स लगाया है। तो क्या पता लगा, f तो एफ बी लगा रहा है, किधर लगा रहा है, इधर की तरफ, एक एफ डी लगा रहा है, किधर लगा रहा है, इधर की तरफ, एक एफ ए लगा रहा है, किधर लगा रहा है, इधर की तरफ,
3 फोर्स लग गए ना इस पे, तो तीनों फोर्सों का हमें परिणाम ही निकालना है। तो पहले तीनों फोर्सों को अलग अलग लिख लेते हैं। पहले एफ डी वेक्टर लिखा, फिर एफ डी वेक्टर लिखा, दोनों को जोड़ा, ऐसे आया √2f। फिर एफ ए वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं होती, उनको हम क्या कहते थे, डायरेक्टली जोड़ देते। तो तीसरा वेक्टर लिखा k² ये, इसको सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा। अब हमें तीनों को जोड़ना है, तो पहले तो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, और इसके साथ क्या जोड़ दिया, पहले तो इन दोनों को जोड़ दिया √2f, है ना, और फिर इसके साथ किसको जोड़ दिया, fa को जोड़ दिया। आंसर आ गया। समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार फिर हमने एक ट्राइंगल लिया, वही आइसोलेटेड ट्राइंगल है, मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड क्या है, सेम है, और एंगल क्या है वर्टिस के बीच में 60 डिग्री है। अब की बार मैंने क्या कहा, आवेश तो हमने वही रखे Q, Q एंड Q, लेकिन पूछ क्वेश्चन इस तरीके से लिया कि इसके केंद्र बिंदु पर स्थित बिंदु O पर F वेक्टर की गणना कीजिए। अब की बार कहां पूछा है आपसे, केंद्र बिंदु पर स्थित बिंदु O पर क्या करनी है, F वेक्टर की गणना करनी है। कहां करनी है वेक्टर गणना, केंद्र बिंदु पे। तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक तो ध्यान रखो कि केंद्र बिंदु पर जब भी कभी आपसे कोई सवाल पूछे, है ना, शेप में केंद्र बिंदु पर पूछे, तो गौर करो क्या सभी आवेश समान रखें, सभी आवेश समान रखें, तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या लिख सकते हैं, केंद्र बिंदु पर F वेक्टर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, या फिर सॉल्व करने का तरीका देखो, सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो भी त्रिभुज है इसमें ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, वो होती है a/√3। समबाहु त्रिभुज के अंदर शीर्ष से केंद्र के, शीर्ष से सॉरी हाँ, बिंदु के बीच की दूरी कितनी होती है, शीर्ष से केंद्र बिंदु के बीच की दूरी कितनी होती है, a/√3। यहाँ आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से इसी तरीके से ये डिस्टेंस भी कितनी है भाई, a/√3, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है इसमें, a/√3। तो बिंदु O पर लगने वाले फोर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले इसको मैं नाम दे देता हूं, सपोज ये A है, ये B है, और ये क्या है, C। तो बिंदु A ने फोर्स लगाया किस पे, बिंदु O पर। तो जहां भी हमें फोर्स निकालना होता है वहां पर कोई ना कोई आवेश रखा होगा। मान लो यहाँ पर आवेश कितना रख दिया हमने, Q, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है Q आवेश रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो अब बताओ क्या करना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि देखो सबसे पहले हम कौन सा फोर्स निकालेंगे, O पर A की वजह से लगने वाला फोर्स निकलेगा ना, क्या निकलेगा बताओ, Q² अपॉन A/√3 का होल स्क्वायर। दूसरा फोर्स क्या निकला, दूसरा फोर्स हो गया आपका FBO वेक्टर, क्या वैल्यू सेम आएगी, Q² अपॉन A/√3 का होल स्क्वायर। तीसरा फोर्स FCO वेक्टर बराबर कितना आएगा, वही Q² A/√3 का होल स्क्वायर। तीन फोर्स है, कौन कौन से फोर्स है, FAO वेक्टर दिख रहा है, FBO वेक्टर और FCO वेक्टर। अब तीनों फोर्स लग कैसे कैसे रहे इनको जानते हैं। देखो ये वाला फोर्स तो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसको लिख दिया मैंने FAO वेक्टर। ध्यान से देखना, ये वाला फोर्स किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, इसको क्या लिख दिया मैंने, FBO वेक्टर। और ये वाला फोर्स किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसको लिख दिया मैंने FCO वेक्टर। अब परिणामी बल क्या आएगा, F नेट आएगा, क्या, इन तीनों का वेक्टर सम। इन तीनों का वेक्टर सम किस किस का, एक तो FAO वेक्टर प्लस FBO वेक्टर प्लस FCO वेक्टर, यही आना है ना। देखो अब पहले हम क्या कहते हैं, वापस सुनो, एक फोर्स तो ये और एक फोर्स ये, है ना, इन दोनों के बीच का परिणामी बल निकालना है। तो पहले तो इन दोनों के बीच का एंगल देखते हैं कितना है, पहले तो क्या निकालना जरूरी,
इन दोनों के बीच का एंगल निकालना जरूरी। तो आपको एंगल कितना लग रहा है? वैसे भी हम कहते हैं कि ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। कितना होना चाहिए वाला फोर्स? 120। अब 120 है तो दो सदिशों के बीच का कोण निकालना है हमें, तो एफ ए ओ वेक्टर प्लस एफ बी ओ वेक्टर का परिमाण क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ, लगाओ वैल्यू, एफ ए ओ वेक्टर का स्क्वायर प्लस एफ बी ओ वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए ओ एफ बी ओ कॉस 120 डिग्री, यही आने वाला है। कॉस 120 होता है माइनस हाफ, कॉस 120 कितना होता है? माइनस हाफ। तो इसको सॉल्व करो आप, तो एफ ए ओ वेक्टर का स्क्वायर एफ बी ओ वेक्टर का स्क्वायर प्लस एफ ए ओ और एफ बी ओ। अब हमें ये तो पता लग रहा है डाटा से कि ये जो एफ ए ओ और एफ बी ओ क्या वो सेम है, तो ये लिख दिया यहाँ एफ ए ओ बराबर एफ बी ओ। तो कितना आ गया? ये आ गया अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये है एफ सॉरी माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 120 कितना हो जाएगा? ये माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस। तो ये तो यहाँ से आगे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? एफ। मतलब ऊपर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है ना वो क्या है? एफ। कोई भी एक ले लो, इसमें ए और बी हो, तो मैंने बोल दिया सपोज ये एफ ए ओ है। अब ये एफ ए ओ है और ये क्या है? एफ सी ओ है। इन दोनों को जोड़ना है, बट परिमाण में तो सेम है ये, और दिशा में क्या है? अपोजिट है ना। यहां एफ ए ओ तथा एफ सी ओ, एफ ए ओ तथा एफ सी ओ वेक्टर परिमाण में समान, परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, तथा दिशा में विपरीत है। इसलिए क्या करेंगे? एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ये सवाल तैयार हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा? यदि समान आवेश हो, केंद्र पे पूछे, तो आंसर क्या आना है? 0 आना है, ठीक है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैंने आपको एक सवाल की करके दिखाई है, बाकी आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोलोगे? यहां से गया ये यहाँ पर, यहां से गया ये यहाँ पर, इन दोनों का परिणामी ये आया और इसका परिणामी तो नीचे है ही है। तो ये दोनों परिमाण में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और दिशा में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। इसलिए एक दूसरे प्रभाव को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, और आंसर क्या दे देते हैं? 0 दे देते हैं, ठीक है। देखो, इसी को मैं आपसे स्क्वायर में पूछ लूं, मान लो कि मैंने पूछ लिया, बताओ। अब बताओ, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये सेंटर। तो आप क्या कहोगे? ये इस पे फोर्स लगाएगा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये सेंटर पॉइंट O है। प्रश्न वही है, केंद्र बिंदु O पर एफ नेट की गणना कीजिए। तो आप क्या कहोगे? O पर फोर्स लगाया किसने? ए ने। कौन सर का? O किधर सर का? किधर किधर? एफ वेक्टर होगा। ऐसे ही क्या होगा? सी फोर्स लगाएगा O पर, किधर जाएगा? इधर जाएगा। ऐसे ही V फोर्स लगाएगा, ऐसे ही D फोर्स लगाएगा। तो D फोर्स लगाएगा वो इधर जाएगा, V फोर्स लगाएगा वो इधर जाएगा। अब सब परिमाण में बराबर और दिशा में क्या है? विपरीत है। इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, और आंसर क्या दे देंगे? 0 दे देंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन प्रिंसिपल पे। देखो क्या कहा, एक स्क्वायर लिया, ठीक है। यहाँ पे आवेश लिया प्लस क्यू, यहाँ पे आवेश लिया प्लस क्यू, यहाँ आवेश लिया प्लस क्यू, और यहाँ आवेश लिया माइनस क्यू। आपसे पूछा है इस केंद्र बिंदु O पर
है ना, परिणामी बल की गणना कीजिए। केंद्र बिंदु ऊपर क्या करना है, परिणामी बल की गणना कीजिए। एट पॉइंट ओ फाइंड आउट क्या, एफ नेट वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो क्या कहोगे, अब दिमाग से चलेंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं हमें। क्या बोलेंगे, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी। अच्छा, इसकी वजह से इस पर फोर्स लगा, किधर गया होगा, इधर गया होगा, इसको बोल दिया एफ बी वेक्टर, एफ ए वेक्टर। अच्छा, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसलिए फोर्स लगाया इस पे, किधर खींचा होगा, इसको इधर खींचा होगा, तो ये हो जाएगा एफ सी वेक्टर। अच्छा, इसने इस पे फोर्स लगाया, किधर धकेला होगा इसको, इधर, और इसने इधर धकेला होगा, तो ये तो बोल दिया, ये तो एफ बी वेक्टर हो गया और ये एफ डी वेक्टर हो गया। अब सीधा सीधा क्या, एफ बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ एफ डी वेक्टर, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, ये खत्म कर देंगे। और परिणामी बल किसके इक्वल हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ए वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर, दोनों को जोड़ देंगे। अब परिमाण में तो समान है, दिशा में भी समान है, तो क्या कह देंगे, दो हो जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए वाई रूट 2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, इसके जैसे कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 का होल स्क्वायर, और इसकी वजह से भी कितना आएगा, कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। देखो दोबारा देखो यहाँ पे क्या कह रहा हूं, इसने इस पे फोर्स लगाया, किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया तो इधर गया, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो कैसे जोड़ेंगे भाई, एफ ए वेक्टर निकालो, कितना आया, एफ ए वेक्टर आया आपका के क्यू अपॉन ए वाई रूट 2 का होल स्क्वायर। एफ सी वेक्टर कितना है, आप क्या कहोगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए वाई रूट 2 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, परिमाण देख रहे हैं, दिशा की बात तो आपने पहले कर दी, तो यहाँ ये चिन्ह है ना, वो परिमाण का ध्यान रखना, है ना, है तो माइनस ही क्यू, है तो माइनस ही क्यू, पर अपन ने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसलिए क्या हो गया, ये के क्यू स्क्वायर, इनको जोड़ा, ये आंसर आ गया, और आपका एफ नेट निकल के आ गया। एफ नेट की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो गया 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आंसर। और डायरेक्शन किसमें हुई, डायरेक्शन हुई एफ ए वेक्टर की डायरेक्शन में कह लो, या फिर एफ सी वेक्टर की डायरेक्शन में आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, समझ में आया, ठीक है। इसमें एक छोटी सी बात और सुन लो आप, एक छोटा सा पॉइंट और सुन लो, कि जब दो आवेशों के बीच में बल लगाया जाता है, जैसे कि मान लो Q1 ने एक तो Q2 पर बल लगाया और एक Q3 पर बल लगाया, सुपरपोजिशन में होता है, तो हम क्या बोल रहे हैं, Q1 जो Q2 पर बल लगाता है ना, उसके मान का Q1 जो Q3 पर बल लगाता है उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल ये अलग निकलता है, Q1 के द्वारा Q3 पर लगाया गया बल ये अलग निकलता है, इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल और इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल, है ना, इनका परस्पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, परंतु इस Q1 पर लगने वाला परिणामी बल परिवर्तित हो जाता है, इस Q1 पर लगने वाला परिणामी बल परिवर्तित हो जाता है, सीधी सी बात है। Q1 Q2 पर बल लगाएगा, ठीक है, Q1 Q3 पर बल लगाएगा, तो Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, इसके आपस बल में कोई प्रभाव नहीं है, F के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर निकलेगा, Q1